अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुकालमा रज़ी के साथ एन न्यूज़ पर और मैं हूं आपका मेज़बान रज़ीउद्दीन रज़ी। नाज़रीन मोहतरम, हम देख रहे हैं, सब आप ख़बरों में भी देख रहे हैं और हम सबको मालूम है कि हमारा ख़ित्ता ख़ास तौर पर हमारा इलाका जो है और बल्कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन सैलाब की लपेट में है। और ये पाकिस्तान की तारीख़ के उन कुदरती आफ़ात में शामिल है जिन्हें अगर हम ये कहें कि एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जिन आफ़ात ने जन्म दिया, उनमें ये मौजूदा सैलाब भी शामिल है। और फिर इसमें सबसे ज़्यादा जो ख़ित्ते मुतासिर हुए, बलूचिस्तान से ये शुरू हुई इसकी क़यामत खेज़ तबाही। उसके बाद ये हमारे इलाके में जनूबी पंजाब में आया, सराइकी इलाके में आया और उसके बाद अब ये इसकी तबाहकारियाँ सिंध में जारी हैं। अपने ख़ित्ते में जब हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं और उनके मसाइल देखते हैं तो फिर हमारा जी चाहता है कि हम उनकी जो पुकार है, लोगों की जो पुकार है, हम उसकी तरफ तवज्जो दें, हम उनकी मदद करें। और इसके लिए फिर हम कार्रवाइयाँ करते हैं, हुकूमती सतह पर भी होती हैं और इनफरादी सतह पर भी होती हैं। मेरे जो दो मेहमान हैं, मैं इनका तारुफ़ करवाऊँ। और आज का प्रोग्राम चूँकि हमारा सैलाब के हवाले से और उसके मईशत पर असरात के हवाले से, तो हमने एक तो बहुत बड़े माहिर मईशत हैं और पहले भी आपके साथ मुलाकात हो चुकी है। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब आलमी सतह पर जाने जाते हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और उनके साथ प्रोफेसर डॉक्टर GM कमर साहब हैं, ये माहिर तालीम भी हैं और इनका शोबा भी मईशत है। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए एक सैलाब ज़दगान की इमदाद के हवाले से। अपने इलाके से चले आप सियालकोट से और झारावाला है वहाँ का इलाका जहाँ से आप आए और आप इमदादी सामान लेकर यहाँ पहुँचे। वो जो कुछ भी आपने किया, जो भी आपने वहाँ जाकर लोगों को जिस तरह देखा, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक माहिर मईशत के तौर पर आप इस सैलाब की उस तबाही को कैसे देख रहे हैं जो जिसके असरात हम आने वाले दिनों में देखेंगे, क्योंकि शायद अभी हम इसकी क़यामत खेज़ी का अंदाज़ा कर ही नहीं सके जितनी बड़ी तबाही हुई है। जी रईस साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बात आपकी ठीक है। इवेंट इस तरह के साने हो जाते हैं लेकिन ये अपने असरात साल हर साल पीछे छोड़ जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है जो ह्यूमन बीइंग्स उनको उन असरात का सामना करना पड़ता है। इसमें ठीक है, गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स ये कह रहे हैं कि तकरीबन हमारा को 30 से 40 अरब का नुकसान हुआ है। मेरे ख्याल में नुकसान इससे कहीं ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जो चीज़ें खुलेंगी, जो पानी नीचे आएगा तो फिर हमें पता चलेगा कि नुकसान किस हद तक चला गया है। हम जो कि पहले ही फाइनेंशियली वीक हैं, IMF से कर्जे ले रहे हैं, बल्कि शायद दुनिया का कोई मुल्क छोड़ा जहाँ से हम कर्जे नहीं ले रहे, तो उस वजह से मेरा ख्याल है कि ये जो सैलाब अभी आया, बल्कि आप ये कहें कि 2010 का जो सैलाब अभी तक हम उसके असर से बाहर उससे भी बाहर नहीं निकले, क्योंकि हमने भी 2005 में ज़लज़ला जो आया तो उसके असर से बाहर नहीं निकले। तो ये जो सैलाब है, जो कल आप भी हमारे साथ थे, चलो जो अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे और मेरे गाँव वालों को तौफीक दी, वो हमने इकट्ठा किया सामान, चलो हम लोग यहाँ पे पहुँचे। आपने कल एक चीज़ नोट नहीं की, मैं बड़ा इस चीज़ को, ठीक है वो मैं डिस्ट्रीब्यूशन में बिजी था, हमारे रवैये पहले ही बहुत ख़राब हैं, तो कल वो जो उन रवैयों से आगे के स्टेप से वो मैंने कल देखे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप माली जानी नुकसान को हम रिकवर नहीं कर सकते, माली नुकसान हम रिकवर कर लेंगे, लेकिन जो कौम का रवैया है या जो उन इलाकों के रवैये ख़राब हो चुके हैं इस हद तक, उनको मेरा ख्याल है कि ठीक होने में 30 से 40 साल का अर्सा दरकार होगा। जो नफ्सियाती तौर पर तबाही का शिकार हो गए। गुर्बत के ऊपर लिखा मैंने, गुर्बत के ऊपर मैंने बातें की, लेकिन कल मैंने प्रैक्टिकली गुर्बत लोगों के चेहरों के ऊपर देखी है। और ये कहा जाता है कि गुर्बत जो है वो कुफर से ज्यादा खतरनाक, बल्कि गुर्बत की कोई अखलाकियात नहीं होती। और वो आप देखें, कल कुछ दोस्त एतराज भी कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि चूंकि हम सामान इन्हीं के लिए लेके आए हैं, तो उसमें मतलब कि वो कॉपिंग भी लोगों ने की, फिर वो दो दफा भी लोग आए, तो मैंने लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं रोका, पता चल जाता है कि चूंकि ये सामान है इनके लिए, अब क्या करें, ये रोटी के लिए झूठ बोल रहे हैं, रोटी के लिए ये मतलब दो दफा आ रहे हैं, क्योंकि जैसे कल आप भी कह रहे थे, कब इनको इतनी इनसिक्योरिटी, इनको यकीन नहीं कि पता नहीं कल हमें शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो जो बेसिकली सर्वाइवल है, उसके लिए वो जंग लड़ रहे हैं। स्टेट देखें, ये जरूरी नहीं है, आपने जब वो किसी चीज का एस्टिमेट करना होता है तो आपको एक जगह से पता चल जाता है। हमें कल स्टेट नजर नहीं आई, तो मैं कैसे यकीन करूँ कि स्टेट बाकी जगह पे भी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही होगी। आपको प्राइम मिनिस्टर साहब के रिलीफ फंड के अंदर भी पैसे चाहिए,
आप लोगों को हर महीने बिजली के अंदर फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस की फॉर्म में बिजली की कीमतों में इजाफा भी चाहिए उस पैसे से। फिर आपको तेल की कीमतें, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम हों, लेकिन आपने यहाँ रिलीफ नहीं देना क्योंकि सैलाब आ गया है। आप जब तक लोगों को रिलीफ नहीं देंगे किसी एक तरफ से, मुझे बताएं कि लोग इस चैरिटी के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा कैसे लेंगे? मैं तो उसके लिए भी कैपेसिटी चाहिए ना। कैपेसिटी चाहिए। मैं जीएम कमर आपसे सवाल करना चाहता हूँ। हमारा खित्ता पहले ही गुर्बत का शिकार है और हमारे यहाँ पावर्टी लेवल बहुत ज़्यादा है। अब हम कल जब देख कर आए हैं रुझान का इलाका, दाजल का इलाका, जामपुर, ये सारा इलाका पहले ही बहुत पसमानदा था और यहाँ वडेरों के भी मजालिम हैं, सब कुछ है। लेकिन इसमें कल जो एक चीज़ हमने देखी कि बहुत बड़ी तबाही हुई है, लोग सफाई हस्ती से मिट गए, पूरे पूरे गांव सफाई हस्ती से मिट गए। तो क्या इसके नतीजे में गरीबों की एक नई तादाद का इजाफा नहीं हो रहा? मसाइल का शिकार लोगों की तादाद जो पहले ही मौजूद थी उसमें एक बड़ी तादाद जो है वो अब शामिल हो रही है, वो किस तरह असरअंदाज होगी? थैंक यू रजी साहब। इस खित्ते को हम अजीज़ शायद रिफ़त अब्बास की शायरी और रज़ीउद्दीन रज़ी की तहरीरों से बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं पहले से भी कि जो महरूमी है वो उनकी तहरीर के ज़रिए हम तक पहुंचती थी, अखबारात, टीवी के ज़रिए। कल हम प्रैक्टिकली वहाँ पे गए तो हमने देखा कि वो जो भूख का चेहरों पे नाचना है वो बड़ा ख़तरनाक था। लोगों की जो मायूसी थी और खाने के लिए, फूड के लिए, मेडिसन के लिए, और फिर जो उनका हाल था वो बहुत ही ख़तरनाक था। मतलब मुल्तान से वहाँ तक जाते हुए हमने जगह जगह पे ये देखा कि लोग वहाँ पे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बाहर से आगे कर रहे हैं, और उस हेल्प करने के मतलब जो अमल है उसमें भी लोगों को बड़े मसाइल का सामना जो आगे कर रहे हैं। उसकी वही बेसिक वजह मैं आपकी बात को फर्स्ट करूँगा, जैसे कि लोगों को इनसिक्योरिटी है, अनसर्टन है कि कल हमें फूड मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल हमें पैनाडॉल मिलेगी या नहीं मिलेगी, इवन कि पानी साफ हमें कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। जहाँ पर गैर यकीनी की सूरत हाल इस कदर गंभीर हो, मैं समझता हूँ वहाँ पे हमारे बहुत ही ख़तरनाक असरात का हमें सामना करना पड़ेगा। और वो इलाका जहाँ पहले हम लादी गैंग देख चुके हैं, जहाँ हम छोटू गैंग देख चुके हैं, ये सारे गैंग्स भी तो इसी इलाके में सरगर्म रहे और यहाँ से ही जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशन भी हुए और उनके पुलिस के साथ बड़े तवील अरसे तक उनके मुकाबले भी रहे और उसमें बहुत से पुलिस वाले भी मारे गए। सो उसके नतीजे में जुराइम की एक नई खेप भी तो, नई लहर भी तो सामने आई। बिल्कुल रजी साहब, मैं समझता हूँ कि हमने आप जैसे लोगों से, शाके भाई से और मुल्तान में पढ़े लिखने वाले लोगों से हमने सीखा है। तो मैं जो समझता हूँ ये जो गैंग्स हैं या इस तरह के जुराइम पेशा लोग हैं, अगर हम सही तज्जिया करें तो ये महरूम लोग हैं जिन्हें स्किल देने की बजाय रोज़गार, रोटी, मकान, गोली देने की बजाय हमने महरूमियाँ दी हैं और इस कदर दी हैं कि महरूमियाँ बढ़ती जा रही हैं। आज हम जो महरूमी, मुफलसी, भूख देख के आए हैं वो अजीज़ शाहिद की नज़मों, रिफ़त अब्बास की शायरी और रज़ीउद्दीन रज़ी की तहरीरों से ज़्यादा ख़तरनाक है। और हम सारे दोस्तों से डिस्कस कर रहे थे, देख रहे थे, तो भूख वाज़े तौर पे चेहरों पे नजर आती थी, न्यूट्रिशन की कमी चेहरों पे नजर आती थी। मतलब नौजवान बच्चों के आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए हैं, चेहरों पे लाइनें हैं और इस तरह का। मतलब ये सारा जो अमल है इंतहाई खतरनाक हो चुका है। नो डाउट कि आगे जो जराइम में इजाफा होगा, इखलाकी कदरों में भी गिरावट होगी। और सबसे खतरनाक बात यह है, मैंने कहीं पढ़ा था लगारी साहब जो हैं वो बहुत बड़े फ्यूडल हैं, लैंडलॉर्ड हैं, एशिया के बड़े लैंडलॉर्ड हैं, मिजारी साहबान हैं, खोसा साहबान हैं, या वो लोग हमें कहीं नजर नहीं आए। ये हमारा तीसरा चक्कर था और इसमें इस दफ़ा हम डॉक्टर शहबाज साहब के साथ गए कि तीनों चक्कर में, मतलब तीनों दफ़ा जाने में हम देखते हैं कहीं पे हमें मतलब नमश नज़र आती है, कहीं पे डॉक्टर शहबाज साहब नज़र आते हैं, कहीं पे डॉक्टर मोहसिन साहब नज़र आते हैं, खालिद अंसर साहब, रज़ीउद्दीन जमातें भी, अल खिदमत का बड़ा कंट्रीब्यूशन वो नज़र आते हैं। पीडीएम के भी हमें चंद कैंप नज़र आए 1-2 दिनों के लिए, अब वो भी नज़र नहीं आ रहे थे। तो इस तरह इस मुफलसी यास में अगर हम उन्हें इस तरह छोड़ेंगे तो मेरे ख्याल में जो गुर्बत है वो जराइम की शक्ल इख्तियार करेगी। डॉक्टर साहब, गुर्बत जराइम की इन्होंने जो सरदारों का जिक्र किया अभी और ये बताया कि वहाँ कितने बड़े बड़े सरदार, और हम भी जानते हैं, और वो जो पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर साहब हैं उनका भी वही इलाका है। लेकिन एक चीज़ हमने और भी सुनी है, वो ये सुनी है कि यहाँ के जो वहाँ के लोग बता रहे थे, मैं पुलिस वाले भी बैठे थे वहाँ, उनके साथ भी मैं बातें करता रहा, वहाँ जो और मसाइल का शिकार लोग थे मैं उनके भी इंटरव्यूज़ करता रहा। उनसे ये मालूम हुआ कि यहाँ के जितने भी इलाके के MPAs हैं या MNAs हैं, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी के MPAs और MNAs को इमदाद भेजी है
और वो उनके गोदामों में पड़ी है, उनके पास अगर टेंट गए हैं, वो लोग नाम ले रहे थे। और आपने वो वीडियो भी देखी होगी जिसमें एक खातून जो है एक सरदार का नाम लेकर चीखो पुकार कर रही थी कि ये लोग हमारी इमदाद भी ये लोग खा गए। जी जी, हमारी इमदाद भी ये लोग खा गए हैं। और बाद में फिर उस खातून को अपनी एक माफी वाली वीडियो भी जारी करनी पड़ी थी, क्योंकि मजालिम की तो ये लेवल है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? मुझे रईस साहब यकीन करें, कल मैं बहुत थका हुआ था, तो मुझे उस थकावट की वजह से नींद आई। लेकिन मैं जब वो डिस्ट्रीब्यूशन का अमल देख रहा था, आप जराइम की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है जराइम शुरू हो चुके हैं। आप जब राशन का एक डिब्बा या एक बैग या एक तोड़ा लेके जाते हैं, दोबारा फिर आप आते हैं, क्या ये जुर्म नहीं है? और किस तरह का जुर्म? आप जुर्म इसको कहते हैं कि वो कोई गंडासा लेके खड़े हों या वो वेपन लेके खड़े हों। जुर्म हमेशा सोच से शुरू होता है ना। तो आपको उस वक्त जरा ख्याल नहीं आया इस चीज का कि यार मैं अपने हिस्से का राशन ले जाऊंगा, दोबारा फिर जाऊंगा तो मैं किसी और के हक मारूंगा। बेसिकली जुर्म जो होता है उसका मतलब तो हक मारना होता है ना। किसी का हक छीन लेते हैं, वो चाहे वो पिस्टल का किसी कनपट्टी पे रखें, किसी का मोबाइल छीन ले, किसी के पैसे छीन ले, बेसिकली हक छीनते हैं। तो वो तो जुर्म कल हमने देखा है अपनी आंखों से। अब बात यह है कि जुर्म छोटा या बड़ा, मुझे ये समझ नहीं आती कि 3-3, 4-4 हजार एकड़ जमीनें मुझे बताई जाने की मलकियतें हैं। बल्कि कुछ लोगों ने मुझे कल ये भी बताया कि यहाँ पे किसी सरदार को बंदा मतलब वो सलाम ले, तो लोग जो हैं वो कई दिन उसका अपना हाथ नहीं धोते, लोगों को बताते हैं कि मैंने सरदार साहब जिन्होंने सलाम। हम जिस जगह गए थे ना, दरखास्त जमाल जी जनूबी, जी, वो फारूक लगारी साहब के वालिद के नाम पर है। अब आप ये देखें कि जमाल खान उनके वालिद थे। जी। अब उनके नाम पर, जिनके नाम पर पूरी स्टेट हो, जाहिर है उनका इलाका था जो तो इन्हीं के बारे में मैंने कोड वर्ड में इन्हीं के बारे में बात की थी। अब ये है कि एक जो हारी मुजारे या उस वहां का जो रहायशी है, आप उससे हाथ मिलाते हैं तो वो आप अपना हाथ कई दिन धोता नहीं और बड़ा कह रहे हैं कि बड़ा बाइसे इज्जत समझता है। तो आपने जो हाथ मिलाए, उन्हीं हाथों की मदद से आपने उन हाथों में रोटी क्यों नहीं दी? आपने उन हाथों में राशन क्यों नहीं दिया? अगर वहां का रायशी जो है आपके हाथ मिलाने से इतना ज्यादा अपने आप को मतलब कि वो इज्जत के ऊपर महसूस करता है, तो आप अगर आगे बढ़ चढ़ के उनकी हेल्प करते तो वो मेरे ख्याल में 10-10 साल आपका जिक्र करते। जरूरी नहीं होता कि बंदा जो है वो फिजिकली जिंदा रहे, बंदा सारी जिंदगी ताक़यामत भी जिंदा रह सके, लेकिन उसके लिए अमाल का अच्छा होना बड़ा जरूरी होता है। फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि जब आपके 3-3 हजार एकड़ जमीन है, 4-4 हजार एकड़ जमीन है, आपकी फैक्ट्रियां भी हैं, आपकी मिल्स भी हैं, आपके पहाड़ भी हैं, तो कितने बड़े पेट हैं कि जिसके अंदर आप ये गवर्नमेंट की तरफ से जो इमदाद मिलती है उसको भी आप अपने गोदामों के अंदर बंद कर लेते हैं। यहाँ पे आके यकीन कर मेरा दिमाग शल हो जाता है। एक मैं हूं, मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने गांव की तरफ से जिन्होंने माशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मैं नमश के प्लेटफॉर्म से बीइंग अ चेयरमैन ऑफ नमश, मैं दोबारा अपने गांव का शुक्रिया अदा करूंगा। बेटा घबराना नहीं, जितना तुमसे हो सकता करो, हम तेरे पीछे खड़े हुए हैं। अब देखिए, पता नहीं मेरे गांव की वजह से या मेरे गांव की जो चैरिटी की जो वो हिस्सा है उसकी वजह से मैंने कल 400 लोगों को मैंने खाना तकसीम किया या मैंने 600 को किया है। लेकिन मुझे पता है कि मुझे कल 600 घरों को और खाना देना पड़ेगा, तो मेरा गांव मेरे पीछे खड़ा हुआ है। मेरा काम क्या है कि मैं गांव से लेके उन लोगों तक पहुंचा रहा हूं जो जायज है, उनका बनता है। उसके लिए डॉक्टर मोहसिन साहब को हमने, उनकी बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने बड़ा काम किया कि उन्होंने गांव जाके मुझे कल बता रहे थे फोन पे कि डॉक्टर साहब मैंने कुछ ऐसे भी जगह जब हम पैदल गए, वहां रास्ता ही पानी तो मोटरसाइकिल पर गए तो मैंने वो किया। तो मुझे बड़ी खुशी है कि चलो मैं अपने हद तक मुत्तमिन हूं, जितना मुझसे हो सका मैंने कोशिश की है कि जो बंदा डिजर्विंग है उस तक वो सामान पहुंचे। तो ये लोग जो यहाँ से वोट लेते हैं, यहाँ से वो इलेक्ट होते हैं, फिर पार्लियामेंट के अंदर मेंबर बन के जाते हैं, प्रोविंशियल असेंबली में होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। तो यार इनकी तो सोच हमसे कई साल एडवांस होनी चाहिए। लेकिन वो चीजें जो ना रिवर्स चल रही हैं। शायद हम जो कल बात कर रहे थे गाड़ी में बैठ के कि खुदा का खौफ जो दिलों में से खत्म होता जा रहा है। नाज़रीन इकराम, हम एक वक्फे पर चलते हैं, आप हमारे साथ रहिए। उसके बाद कुछ और इसी हवाले से गुफ्तगू है, वो भी हम जारी रखेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन इकराम, खुशामदीद कहता हूँ दोबारा आपको
मुकालमा रज़ी के साथ एन न्यूज़ पर। और अभी वक्फे से पहले बहुत दिलचस्प गुफ्तगू जारी थी। दिलचस्प भी क्या कहूँ मैं, अलमनाक गुफ्तगू थी, मसाइल थे, और उनमें एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था जो मैं कमर साहब आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो भी हमने देखा, इब्तिदा तो हुई थी कोहे सुलेमान की रोद कोहियों से, और वो रोद कोहियाँ पहले भी आती थीं, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने ज़्यादा तबाही फैलाई, और उसकी वजह ये बताई गई कि उनकी गुज़रगाहें जो हैं वो रोक ली गई थी, और उन्होंने दरिया ने और उन्होंने अपने रास्ते बनाए और अपने रास्तों पर वापस आए। लेकिन एक और चीज़ भी बहुत खौफनाक है, वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि अगले बरस दोबारा ये स्पेल आएगा, इसी किस्म की बारिशें दोबारा होंगी। और अगर वो दोबारा होंगी, और इस मर्तबा जो हमने एक चीज़ ख़ास तौर पर देखी वो ये देखी कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हमारी गंदम का दाना नहीं बना और हमारे आम ख़त्म हो गए। और जो एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ वो ये है कि रबी और खरीफ, ये दो फसलें जो हमारी हैं, इनका फ़र्क भी ख़त्म होता जाएगा। हमारी ये फसलें डैमेज हो जाएंगी, इनके हमारे जो सीज़न है फसलों के ये डैमेज हो जाएंगे। आप इस बारे में क्या कहते हैं? शुक्रिया रज़ी साहब। इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल जो क्लाइमेट फैक्टर्स हैं वो, और उसके बाद हम लोकल की तरफ आएंगे। हम देखते हैं लास्ट ईयर में बड़ा शोर सुना था चाइना में फ्लड्स का, बट उनके पास एक सिस्टम है, एक मैसिव लेवल पे फ्लड्स के बाद उन्होंने कंट्रोल किया। फिर हमने मौसमाती तब्दीलियों के बुरे असरात हाल ही में जापान में हमने सुने। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैसिव फ्लड्स अभी 3 मंथ्स गो मतलब वो भुगतता रहा है, और ऑस्ट्रेलिया जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो बेबस था। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये सारा मतलब इस तरह से लास्ट 120 ईयर्स में जो हमारा दर्जा हरारत है वो 2 सेंटीग्रेड बढ़ गया है, जो कि इसके बढ़ने की रफ्तार 50% ज़्यादा है जिससे मतलब जितनी होनी चाहिए थी। तो उस तरह से फिर बारिशें भी ज़्यादा होंगी, ग्लेशियर्स भी पिघलेंगे, और भी मसले मसाइल होंगे जिससे फ्लड्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें मुतासिर करेंगी। और हम तो ऐसे ममालिक हैं जो मौसमाती तब्दीलियों के हवाले से कोई काम ही नहीं कर रहे। हम तो दरख्तों को काट रहे हैं, हम तो धड़ाधड़ अपने दरख्तों को तबाह कर रहे हैं। हम तो अपने यहाँ हम अपने शापर नहीं ख़त्म कर सके अपने इलाकों से, क्योंकि ताकतवर लोग जो उनकी शापर फैक्ट्रियाँ हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पिछले साल जब हम आलमी माहौलियाती डे होस्ट कर रहे थे तो किसी आपकी कबीले के सहाफ़ी ने जरताज गुल से सवाल किया था कि आप मतलब क्या बात रखती हैं, गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज। तो उसने कहा था हाँ वाकई बढ़ रहा है, मेरा कलर थोड़ा सा फेड हो गया है, लेकिन मैं अपने माँ बाप को अब भी प्यारी लगती हूँ। मतलब इस तरह के हमारे पॉलिसी मेकर मिनिस्टर्स जब बात करेंगे तो वो कब दुनिया के बढ़ते हुए दर्जा हरारत को समझेंगे, कब वो मौसमियाती तब्दीलियों को समझेंगे, और कब वो एक इन्वायरमेंटल कैंपेन लॉन्च करेंगे, जैसे डॉक्टर शहबाज साहब कहते हैं कि आप बिलियन नहीं ट्रिलियन ट्रीज की हम बात करें। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को बड़े ख़तरनाक असरात का सामना करना पड़ेगा, और नेक्स्ट ईयर जो है वो इससे भी ख़तरनाक तरीन सैलाब होंगे। अब जो माहिर माहौलियात हैं उनकी सारी कैलकुलेशंस जो उन्होंने तजवीज़ की हैं, कहते हैं अगर दुनिया वो सारी भी कर ले तो फिर भी दुनिया का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। अगर हम वो सारे मैयज हूबहू वैसे हम इतना तबाह कर चुके हैं, हम इतना मतलब वो कर चुके हैं, तो उसके बाद देखें जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तो भुगतेंगे, सो भुगतेंगे, हम जैसे पसमानदा ममालिक जो है वो कैसे भुगतेंगे। आपने बड़ी फसलों के हवाले से बड़ी अहम बात की, मेरा थोड़ा एग्रेरियन बैकग्राउंड है, तो आप देखें इसमें आपने गंदम की बात की, वो बिल्कुल सही दुरुस्त बात है। और आम मतलब हमारा खित्ता जो है आमों के हवाले से कपास खत्म हो गई, बड़ी शोहरत रखता है। कपास को अब देखिए जब दर्जा हरारत बढ़ रहा है तो कपास को मतलब उसकी जो वो फूल और गुड्डी वो सारी उस दर्जा हरारत में वो सस्टेन नहीं कर रही। पिछले साल भी पैदावार में शदीद तरीन कमी आई थी दर्जा हरारत की वजह से, इस साल भी दर्जा हरारत ने मुतासर किया है, और उसके साथ साथ फिर बारिशों का आना उसने फिर जलती पे तेल का काम किया है। हमारी जो औसत जो मतलब है फी एकड़ पैदावार 22 मन 24-25 मन से अब 9-10 और मैक्सिमम 12-13 पे जा चुकी है। तो ये एक इतना दुनिया की जो पैदावार है वो बढ़ रही है, हमारी जो मौसमियाती तब्दीली की पैदावार है वो सुकड़ रही, कम हो रही। तो हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। ना हमारी कोई मतलब कोई एजुकेशन है इस तरह की सिविक के हम दरख्त को लगा के माहौल को बचा सकते हैं, प्लास्टिक का यूज़ मतलब हम तर्क कर सकते हैं। प्लास्टिक को 700 साल तक कहते हैं जी वो
वो डिस्पोज ऑफ ही नहीं होता। तो अब एक तहकीक के मुताबिक कि जहाँ जहाँ पे दुनिया में पानी है तो वहाँ पे पानी के नीचे जो है वो प्लास्टिक की तह तकरीबन बन चुकी है। तो मतलब एक आबी हयात मुतासर हो रही है। वो पानी जब हमारे पास आएगा तो उस तरह से पोल्यूटेड और मतलब बड़ा मसला होगा। और पाकिस्तान में मैं आखिर हिस्से की तरफ आता हूँ, जो इतना मैसिव लेवल पे सैलाब का आना, और उसकी सबसे बड़ी वजह को जब हम पढ़ के समझ के देखते हैं तो ये है कि हमने पानी की कुदरती गुजरगाहें बंद कर दी थी। देखिए चाइना ने भी बड़े बड़े रोड्स बनाए, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे, थिंक टैंक्स थे, वो ठंडी गाड़ी और ठंडे कमरे में पड़े रहे। उन्होंने जाके देखा नहीं कि भाई वो जो इधर जलालपुर आगे सिंध तक जो जो जहाँ जहाँ से ये रोड्स जा रहे हैं तो वहाँ कहाँ कहाँ पे ब्रिजेस थे, कहाँ कहाँ पे पुल बननी है। तो बस पैसा आ रहा है और बस उनके इंसेंटिव्स भी बढ़ते जा रहे हैं, लाइफ स्टैंडर्ड अप होता जा रहा है, काम किसी ने भी नहीं किया। दूसरा जो है, जो मतलब मैं एक समझता हूँ सरमायादार क्लास जो है उसने मतलब समझ होने के बावजूद भी दरियाओं में रेस्टोरेंट्स बनाए और अभी गुजरगाहों पे कॉलोनियाँ बनाई, और उसके साथ साथ जो दरियाई एरिया था उसको तो तबाह किया सो किया, और जो ज़री एरिया था वहाँ पे भी कॉलोनियाँ, और इस तरह से एक रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो एम्पायर बना के उसको खड़ा कर दिया, जिसने पानी का रास्ता भी रोका, हमारी पैदावार को भी कम किया, हमारी सप्लाई डिमांड को भी मुतासर किया। तो माहौलियाती तब्दीलियों के साथ साथ माशरती तब्दीलियाँ हमारी जुड़ी हुई हैं, हमारी अखलाकियात पस्त होगी, जराइम बढ़ेंगे, और हमारी माशियात, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो हमारा अभी कोई रफ कैलकुलेशन के मुताबिक $40 बिलियन का हिसाब है, $40 अरब का नुकसान हो चुका है, और $40 अरब एक साल के लिए हमें मुल्क चलाने के लिए चाहिए। $80 अरब अगर हम सही एस्टिमेशन 1-2 महीने में जब कर लेंगे सैलाब की, तो मेरे ख्याल में $100 अरब से ज्यादा का जो है पाकिस्तान को चैलेंज का सामना होगा। तो हम किस तरह से इकोनॉमी। डॉक्टर साहब, डेटाबेस एक होता है जिसकी दुनिया में बहुत ज़रूरत होती है, और अब हम जो अगली चीज़ें देख रहे हैं, और आप तो खुद इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, बुनियादी अहमियत अब डाटा को हासिल हो गई है। हमारे यहाँ ये शोबा बिल्कुल खाली, लोगों को मालूम ही नहीं कि डाटे की क्या हैसियत है। इसके हवाले से आपकी राय बहुत अहमियत क्या है? हमेशा आप जब किसी मुल्क की मुआशी तरक्की की बात करते हैं तो वक्त के साथ साथ चीज़ों की इम्पोर्टेंस जो है ना वो बढ़ती जाती है या चेंज हो जाती है। अब ये दौर जो इन्फॉर्मेशन का दौर है, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही हो, आप देखें ना कि ज्यों ज्यों हम लोग किताब से दूर होते जा रहे हैं, जाहिलियत बढ़ती जा रही है। अब सोशल मीडिया का इतना जोर है, कोई खबर गलत भी हो वो चढ़ा दो, लोगों के जहन के ऊपर वो बैठ जाती है। इसी तरह आप जब अभी जैसे GM रिसर्च की बात कर रहे थे, या हमारे पास ऐसे बीज नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपकी इंफॉर्मेशन से आगे चलती हैं। अब इंफॉर्मेशन जो है वो जाहिर सी बात है वो डेटा सोर्स जो है वो वहां से निकलती है कि कितने डेटा क्या ट्रेंड आपको शो कर रहा है, कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है या स्टेगनेंट हुआ है। तो वो अगर आप कोई काम करना शुरू करते हैं सेकेंडरी स्टडी के ऊपर, तो हार्डली कुछ चंद एक वेरिएबल्स हैं जिसका डेटा मिलकर आपको मिल सकता है, और आप अपना जो रिसर्च का काम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रोविंशियल लेवल पे बहुत मुश्किल है, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाए तो वो और मुश्किल हो जाता है। आप फिर जब वो तहसील लेवल पे आते हैं या काउंसिल लेवल पे आते हैं तो चीजें बिल्कुल ही वो लगता है कि पता नहीं कब हमें होश आएगी। यही चीज चाइना है, आपको उसका एनुअल डेटा चाहिए, सेकेंडरी डेटा चाहिए, अवेलेबल है। आपको प्रोविंशियल डेटा चाहिए, अवेलेबल है। आपको स्टेट्स लेवल का डेटा चाहिए, अवेलेबल। काउंटी लेवल का डेटा चाहिए, अवेलेबल। आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का डेटा चाहिए, इवन के यूनियन काउंसिल लेवल का डेटा आपको मिल जाता है। इसलिए आप देखें ना कि चाइना के अंदर हर यूनिवर्सिटी वो माहौलियात के ऊपर काम कर रही है, हर यूनिवर्सिटी वो एनर्जी डेफिशिएंसी को, एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर काम कर रही है। वो कोई मेरा नहीं ख्याल के मुआशरती पहलू को उनका कोई ऐसा इग्नोर हो गया जिसके ऊपर वो रिसर्च नहीं कर रहे, तवज्जो न दी जा रही है, तवज्जो दे रहे हैं वो। ठीक है, जब हमारे सैलाब आए उससे पहले चाइना में सैलाब आए। किसी बंदे को खबर है कि चाइना के अंदर सैलाब आए और उन्होंने कहीं को अमदादी अपील की बात की हो? सारा चूंकि सिस्टम है ना जिसकी बात हो रही है, उस सिस्टम के तहत चीजें उन्होंने की हैं। अभी आज से 4 दिन पहले चाइना में जल्जला आया जिससे 113 लोग उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, सिस्टम है, चीजें कर रहे हैं, किसी से रोना तो नहीं शुरू किया। अब जैसे ये सैलाब की सिचुएशन थी जो हमारी बात अभी हो रही थी, उसमें मेरी लीडरशिप को ये करना चाहिए था। वो लीडरशिप मेरी चाहे इमरान खान साहब की सूरत में हो, वो चाहे शहबाज शरीफ साहब की सूरत में हो, चाहे वो अपोजिशन लीडर या जो भी है उनकी सूरत में, इन लीडरशिप को चाहिए था कि जो इलाके वो अफेक्ट हुए हैं फ्लड से, इनको वहां बैठ जाना चाहिए था। लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या है कि हमने मलका दोम जो है बरतानिया को उसके जनाजे में जाना है। हमारी प्रायोरिटी क्या है कि हम बेशक भाषण दें, जितने मर्जी जलसे करें, करप्शन, लेकिन हम चूंकि इंडिविजुअल हैं तो हम KP की गवर्नमेंट का वो हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हम करप्शन की बात करते हैं। पाकिस्तान पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ है, लेकिन हम नए इलेक्शन की बात करें, हम अपने जलसों के ऊपर जोर दे रहे हैं। तो
वहां जो सिस्टम है वो लीडरशिप ने बनाया है। यहां सिस्टम अगर आपकी फेवर में है तो सिस्टम ठीक है, आपकी फेवर में नहीं है तो वो सारा सिस्टम खराब है। तो लीडरशिप भी जो उसको भी चेंज होने की जरूरत है, अपनी जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आवाम की जिम्मेदारी बनती है कि जब ये उन लोगों को चूज करते हैं, कम से कम उन लोगों को चूज करें, वो किसी वक्त आप आके हाथ ही मिला लें, चलो आपके 10 साल इसी में गुजर जाएंगे कि मेरा किसी के साथ हाथ मिला था तो मैं बड़ा मोहतबर शख्स हूं। तो चीजें जो है वो दोनों तरफ खराब है। मतलब कि मैं ये चाइना में जॉब करता हूं, क्योंकि वो जैसे अभी बात कर रहे थे कि जी वो उसने कहा जी हाँ क्लाइमेट चेंज से रंग मेरा थोड़ा सा फेड हो गया, लेकिन मैं अपने माँ बाप को फिर भी प्यारी लगती हूँ। पाकिस्तान, मेरा कसूर इतना है कि पाकिस्तान जिस सूरत हाल में भी है, चाहे वो तरक्की कर रहा है या नीचे आ रहा है, मतलब उसका फेड हो रहा है ना कलर, लेकिन चूंकि वो मेरा पाकिस्तान है तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए पलट के देखता हूं और जितना कुछ हो सकता है मुझसे सोसाइटी के अंदर हिस्सा डालने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरा सवाल ये है, इसका मेरी सोच का अगर 10% जब लीडरशिप को एहसास हो जाए, ये मुल्क यकीन करें, ये कहते हैं सालों, मैं कहता हूं महीनों में चेंज होगा। हमें वो अपना बिहेवियर चेंज करने की जरूरत है। बिहेवियर चेंज ना होने की वजह ये भी तो है ना कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे आप डाटे की बात कर रहे हैं, हमारी यहाँ चीज़ों को मुतनाज़ बना दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मरदमशुमारी कितनी अहमियत की हामिल होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब भी मरदमशुमारी हुई उसे तनाज़ात का शिकार कर दिया गया, और जब भी डैम की बात हुई उसे भी इशू बना दिया गया। तो ये भी तो लीडरशिप का कमाल होता है ना कि वो हमारे यहाँ चीज़ों को लीडरशिप जो है वो मुतनाज़ बना रही होती है। हम वक्फे पर चलते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आएंगे और आपसे कुछ नए सवालात पर बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, देखते रहिए हमारा चैनल एन न्यूज़ पर मुकालमा रजी के साथ। दोबारा मिलते हैं वक्फे के बाद। जी नाज़रीन इकराम, हम दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं मुकालमा रजी के साथ एन न्यूज़ पर। और अभी वक्फे से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी डॉक्टर शहबाज साहब से और GM कमर साहब से। कमर साहब, आपकी तरफ एक सवाल हमें जहन में आता है। कल हम भी वहाँ मौजूद थे, इमदादी सामान की तकसीम को हम देख रहे हैं, और जैसे वडेरों की अभी गुफ्तगू हुई, जैसे बहुत सारे और लोगों की, इदारों की गुफ्तगू हुई, लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है, और हमने बहुत सा, मैंने खुद भी इसको प्रोब किया कि बाज़ जो गैर सरकारी तंजीमें हैं, बाज़ NGOs जो हैं, उन्होंने इमदाद के नाम पर बहुत कुछ जमा किया और उसके बाद उन्होंने उस अंदाज में तकसीम नहीं किया जैसा किया जाना चाहिए था। असल में हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि चूँकि इदारे जो हैं जिनका काम है वो काम नहीं करते, तो फिर मौके से फ़ायदा उठाते हैं लोग, और वो इनफरादी सतह पर फिर इस तरह के काम करते हैं। तो ये सारा काम चूँकि सिस्टम के तहत नहीं हो रहा, मसलन NDM में है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसमें बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने वाले मौजूद हैं। क्या ये उनका काम नहीं था कि वो इस सिस्टम को इस अंदाज में बनाते कि इमदाद का सिस्टम कहीं चैनलाइज होता और फिर लोगों तक उसकी तकसीम जो है वो मुनसिफाना तरीके पर? ये बहुत अहम बात है ये। और NDM के हवाले से तो हमारे यहाँ जो करप्शन की दास्तानें हैं वो अब तकरीबन ज़बान ज़्यादा आम हो चुकी हैं। कोविड में भी इस तरह के जो सेल बनाए गए या इसकी जो ब्रांचें थी या जो लोग थे, उन्होंने खूब मतलब वो सारा कुछ किया। तो अब इस वक्त तवक्को रखना कि वो इस तरह से इस आफतज़दा घड़ी में वो काम करेंगे, मैं समझता हूँ ये बड़ी अजीब सी बात होगी। हमारी जो तारीख़ हम देखते हैं, हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस पे एतराज़ लगे कि कुछ लोगों ने हार रख लिए, कुछ लोगों ने इम्पोर्टेड कंबल रख लिए जो गरीब लोगों के लिए गुज़िश्ता सैलाबों में, और कुछ लोगों ने अपने घर खाना, गंदम और ये सारी चीज़ें स्टॉक कर ली, और मीडिया पे ये बातें ज़बान ज़्यादा आम भी हुई। तो इस सारी मतलब आफत में, इस सारी मतलब चालाकियों में हम किस तरह से ये उम्मीद रख सकते हैं
कि हमारे इदारे जो हैं वो इस तरह से काम करेंगे। पॉलिटिशियंस मतलब पार्लियामेंट हमारा, मैं समझता हूँ एक बड़ा इदारा है, बेहतरीन सुप्रीम इदारा है, होना भी चाहिए। वो उसके जो नुमाइंदगान हैं वो इस तरह से काम कर रहे हैं, तो कभी कंबल छुपा लेते हैं, कभी हार छुपा लेते हैं, कभी खाना, कभी फूड, दवाइयाँ। तो इस सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि कोई भी इदारा हम बना के सिर्फ अपने लोगों को ही नवाजेंगे, बस कोई और काम नहीं कर सकते हम किसी तरह से। अब पार्टी लेवल्स पे हम देखें, मुख्तलिफ पार्टीज ने अपने ही लोगों को फंड किया है और वो लोग हमें ना सवाबी में नजर आ रहे हैं, ना सिंध में नजर आ रहे हैं। सिंध में बस कुछ लोग नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब आप सिंध में जब आप दोस्तों से बात करते हैं तो पता चलता है कि बस वो भी फोटो शूट के लिए लोग आते हैं। उसका रिएक्शन भी अवाम ने दिया कि बस अब आप फोटो बनवाने के लिए आए हैं, तो काम तो आप लोग कर नहीं रहे। इस तरफ तो हमारा मतलब आना जाना ज्यादा रहा है, तो हमें आज तक कोई मतलब सियासी दोस्त नजर नहीं आया। मैं जिस खित्ते से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ के लोगों की यहाँ सियासी वाबस्तगियाँ बहुत ज़्यादा है। तो मुझे जिन बातों का पता चला है वो तो कुछ और बातें थी, इस्लामाबाद में मिलना, लाहौर में मिलना, कहीं पे पार्टियाँ, कहीं पे क्या, तो और दिखावा कुछ और, कोई इस तरह की बात हुई नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि हमारे जो इदारे हैं वो बराए नाम होते हैं। अगर हमारे इदारे काम करते होते तो हम साल साल इस तरह के सैलाबात को मतलब सह रहे होते। अब जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं जी, अगले साल भी इससे बुरा सैलाब होगा, तो अगले साल भी हमने कोई इक़दाम नहीं करने, अगले साल हमारा कोई इदारा कोई काम नहीं करेगा। हाँ, इदारे काम करेंगे, वो किसी जागीरदार की फसल को बचाने के लिए शहर की तरफ या किसी बस्ती की तरफ सैलाब का रुख जरूर मोड़ेंगे। अगर हम ये तवक्को रखें कि वो इस तरह की कोई मैनेजमेंट करेंगे या प्लानिंग करेंगे कि हम सैलाब से बचा जाए, या उसके बाद जो इक़दाम किए जाए, कम से कम हमारा मतलब सवाल भी मैं गैर संजीदा सवाल होते हैं अगली आफत में। आपको एक शेर सुनाता हूँ और उसके बाद मैं आता हूँ डॉक्टर साहब की तरफ। तो आपने अभी जो बात की बंद तोड़ने की, मुझे एक शेर याद आ गया कि दरिया पुल न कर मिसमार मेरे, अभी कुछ लोग हैं उस पार मेरे। ये बहुत इस हवाले से डॉक्टर साहब, मैं शायरी की बातें आपसे भी मैं अभी दोबारा करूंगा, लेकिन अभी डॉलर की बात करनी है। हमने ये देखा कि डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। पहले कुछ और वजूहात बताई जा रही थी। पहले ये कह रहे थे चूंकि IMF की इमदाद नहीं मिली, हमारे पास मईशत में यूं है मुँह है, वो सारा कुछ भी था। लेकिन हमारा IMF की इमदाद भी आ गई और ममालिक ने भी इमदाद दे दी। हमारे ना डॉलर की रफ्तार जो है वो कंट्रोल हुई है और ना पेट्रोल की परवाज में कमी आई है, और दुनिया भर में पेट्रोल जो है, तेल जो है, उसकी कीमत जो है वो कम हो रही है। देखिए, उसमें जो डॉलर की बात है उसमें मेरा 2 फैक्टर्स बड़े प्रोमिनेंट हैं। मैंने एक प्रोग्राम में बात की थी कि पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स की पॉलिटिक्स है, और जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसको हम किसी भी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते। आप देखें, जब से रिजीम शिफ्ट हुआ है और जो हमारी साबिक़ा गवर्नमेंट थी उसने कितना सुकून जो है वो प्रोवाइड किया है PDMA की गवर्नमेंट को कि वो थोड़ा सा ये काम कर ले। वो खत भी रिलीज हुए IMF को, फिर वो फ़ोन कॉल्स भी लीक हुई जिसके अंदर बकायदा बताया गया कि इनको टफ टाइम दें। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं या हमारे सारे चेयरमैन जो हैं उनको मतलब इन्होंने बड़ा मुश्किल में डाला हुआ है। तो ओवरऑल अगर बात मैं करूँ तो शायद मुल्क जो है किसी की प्रायोरिटी में नहीं है। हर बंदा अपने अपने हिसाब के लिए अपने अंदाज के लिए काम कर रहा है। और मैंने पहले भी पिछले सेगमेंट में बात की थी कि अगर आपकी फेवर में फैसला हो तो अदालतें ठीक है, अगर फैसला आपके अगेंस्ट हो जाए तो फिर जजेज जो है ना वो कह लें कि वो कंप्रोमाइज हो गए हैं। तो हमें ये भी चीजें नुकसान। अब IMF को खत लिखने का मतलब क्या था? क्या कोई डॉलर से सरोकार है आपको? नहीं। आपने ऑडियो जो फोन कॉल लीक हुई उसके अंदर चीजें सुनी, क्या उसका कोई ताल्लुक मुआशियत के साथ है? बिल्कुल नहीं है। और क्या आप अभी भी इस सूरत के अंदर क्या आपको जलसे करने चाहिए? नहीं करने चाहिए था, आपको कौम के साथ चलना चाहिए था, लेकिन चीजें चल रही हैं और ये भी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है उसकी तरफ वो इशारा कर रही है। आप जनाबे वाला जो गवर्नमेंट के अवाम के रिसोर्सेज वो अपने जाती इस्तेमाल के लिए वो उनको खर्च कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अब ये तो चीज होगी कि ये जो जाहिर सी बात IMF जो है वो भी देख रही है, कुछ ने किसी गवर्नमेंट के साथ साइन करना है, मुल्क का साइन करना है। क्योंकि हम ये कह ले जी वो PTI गवर्नमेंट आई थी उसने मुआहिदा साइन कर दिया। नो, मुआहिदा पाकिस्तान के साथ साइन किया था उसने, तो पाकिस्तान को जो मुआहिदे के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरी भी करनी चाहिए। आपने जानबूझ के छोड़ दिया कि ठीक है अगली गवर्नमेंट आई तो उसके लिए टफ टाइम होगा। तो
आप ये चीजें देखें ना, जैसे इंटरनेशनली मैं बिहेवियर की बात करूं, हमारे जो बिहेवियर है उसके अंदर चेंज आना बड़ा जरूरी है। उसकी वजह से डॉलर के ऊपर प्रेशर पड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद वो मुआहदा साइन होना था, इंटरनेशनल पार्टीज ने कहा जी आप पहले IMF के साथ मुआहदा साइन कर लें तो हम आपको इमदाद जो है वो, और यही डॉलर जो 249 252 पे जाके जनाब थोड़ा सा वापस आया। लेकिन अब हुआ क्या, सैलाब आ गया। अब जब सैलाब आया, अब फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो ये भी देख रहा है कि मैंने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है पाकिस्तान में तो क्या इनके पास वो सिस्टम है कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो वो सेफ रहेगी। तो वो इस वजह से भी थोड़ा सा वो कह लें कि वो रिलक्टेंट हुआ है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। फिर ऊपर से जो हमारे घर का जो माहौल है उसकी वजह से भी चीजें खराब हो रही। अब चूंकि सैलाब आ गया है, आप पहले तेल इंपोर्ट कर रहे थे, अब गैस इंपोर्ट कर, उसको डॉलर आपको देना पड़ना था। अब हुआ क्या है कि आप ये कह रहे हैं, एस्टिमेट जो नजर आ रहा है कि फसलें सारी तबाह हो गई, लाइफ स्टॉक मवेशी वगैरह वो सारे खत्म हो गए, घर खत्म हो गए लोगों के। गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी आपको, प्याज इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको, टमाटर इंपोर्ट करना पड़ेगा, आलू इंपोर्ट करना पड़ेगा, अदरक, दालें, चना, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर यू हैव टू इंपोर्ट। उसके लिए मुझे बताएं, पाकिस्तानी करेंसी तो कोई बंदा कबूल नहीं करेगा, तो क्या चाहिए आपको इंटरनेशनल करेंसी चाहिए। वो इंटरनेशनल करेंसी क्या होगी आपकी, डॉलर होगा। तो आपके रुपए के ऊपर मजीद दबाव नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, और हो सारी चीजें इससे आगे खराब भी हों। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अभी जो ये सैलाब आया है इसके असर जो आपको आने वाले 2-3 सालों में पता चलेगा कि एग्जैक्टली नुकसान हमारा कितना हुआ है। अब अगर ये लोग आपको कह रहे हैं जो डॉलर कंट्रोल हो जाएगा, हो सकता है उनके अपने एस्टिमेट्स हों, लेकिन मेरा जो तज्जिया वो ये कह रहा है कि डॉलर आने वाले दिनों में मजीद स्ट्रांग होगा। ये सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि जब सारा ही आप इंपोर्ट के ऊपर चले जाएंगे तो मुझे बताइए कि अब ये जो एरिया बच गया है उसमें ये भी GM साहब कह रहे हैं कुछ जो फ्यूडल तो हैं, हमारे लिए जरूरी है कि हम डॉलर में ही इंपोर्ट करें। मिसालें तो और भी मौजूद हैं। अभी देखें, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शंघाई तावन तंजीम में गए तो वहां पे ईरान अभी उसका मेंबर बना है, तो वहां ये तय हुआ है जहाँ पे बोला आप जो सेम सिंगल करेंसी जैसे लाइक यूरो उसमें ट्रेड करें। इससे पहले सार्क के अंदर भी ये बातें थी। इशू ये नहीं है कि वो मशवरे, इशू ये कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होनी चाहिए। अब देखें कौमों के ऊपर जो है वो सान्हे आते हैं और कौमें उन सान्हों को पार भी करते हैं। जापान बेहतरीन एग्जांपल है, आपके साथ सुनामी आए, जलजले आए, हिरोशिमा आपके सामने आए, तो उन्होंने उन चीजों को एब्जॉर्ब भी किया और आगे पे डेवलप करके दुनिया को दिखाया भी कि हम इस तरह के सान्हे अगर आते हैं तो हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम इसको ओवरकम कर सके। लेकिन वो कैपेसिटी, वो सारी चीजें एक सिस्टम से आएंगी। मुझे बताएं, सिस्टम ही तो पाकिस्तान के अंदर काम नहीं कर रहा। जो रोना है वो किस चीज का है? सिस्टम होता तो आज मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब वो बरतानिया ना गए होते, वो यहाँ दरखास्त जमाल का वहां बैठे होते। आज मेरे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो 4 सदा में जलसा ना करते, वो बलोचिस्तान जाते, या और जो लीडरशिप है हमारी वो इन जगहों बैठते भी जब तक ये लोग आबाद नहीं होंगे। हमने यहां से उठना नहीं है। बुनियादी चीज है सिस्टम जो उनको स्पेस प्रोवाइड करता है कि वो लोगों के साथ जो वो धोखा करते हैं, वो धोखा कर रहे हैं वो। इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये तो सिर्फ जो बात आपसे मैं कर रहा था वो देखने की बात है कि आप अगला बंदा जो बैठा हुआ है जो आपसे खराब ले रहा है, आप उसको किस नजर से देख रहे हैं। अगर आप समझते कि मैं एक इंसान हूं और मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, वो देखने का जाविया सेपरेट है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने सिर्फ इसे हाथ मिलाना है और ये 10 साल ये भूलेगा ही नहीं कि मेरे सरदार ने मुझसे हाथ मिलाया था, वो भी एक आपका देखने का जाविया है। अगर आपने ये देखना, क्योंकि ये गरीब हैं, ये रुल गए हैं, इनका सामान मैंने अपने गोदाम में सेट करना है, तो वो भी आपका देखने का जाविया है। तो बात ये सोच की है कि आप अगले बंदे को किस सोच के साथ देख रहे हैं। मैं आपको देख रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं, और मुझे आपके देखने पर एक शेर याद आ गया। मैं उस शेर के साथ आपसे भी इजाज़त चाहूँगा, नाजरीन से भी इजाज़त चाहूँगा। आप दोनों का शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ, आप भी तशरीफ़ लाए, GM कमर आप भी आए। तो शेर सुनिए और उसके बाद हम इजाज़त लेते हैं। और शेर ये है कि जब आप मुझे देख रहे थे तो मुझे शेर याद आ रहा था कि देखिए देखिए देखा है कितने गौर से उसने हमें, देखिए देखा है कितने गौर से उसने हमें, देख लेना अब हमें भी देखना आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें आप नाज़रीन इकराम। प्रोग्राम मुकालमा रजी के साथ नाज़रीन इकराम, मैं एक दफ़ा फिर एंडिंग ले लेता हूँ। का मैसेज ही उन्होंने दिया। कमर रज़ा शहजाद का एक शेर है,